नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। कानपुर महानगर में ठंड का कहर जानलेवा साबित हो रहा है। सर्दी की वजह से हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाएं चिंता का सबब बनी हैं। पिछले करीब 9 दिनों में 130 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के इतने ज़्यादा मामले इससे पहले नहीं देखे गए। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर विनय कृष्णा का कहना है कि पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड के डेडली कॉम्बिनेशन बनने की वजह से हार्ट अटैक के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए संस्थान अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। वहीं योगी सरकार की मदद से मरीजों को निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध हो रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके आंकड़े इसमें शामिल नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड की वजह से बीपी के मरीजों और बुजुर्गों के सामने ऐसी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसे में इन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आखिर बढ़ती हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी बड़ी चुनौती हैं? यहाँ तो इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर अमित शर्मा मौजूद हैं। आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अमित शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। 9 दिन 130 से ज़्यादा मौतें कानपुर में हो जाती हैं। कितनी बड़ी चिंता का सबब है ये स्वास्थ्य महकमे के लिए? ये इट्स एन इशू ऑफ ग्रेट वरी। बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है कि 9 दिनों के अंदर 120 डेथ हार्ट अटैक से हो रही हैं। एक्चुअली बेसिकली हमको पहले प्रिवेंशन करना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को एक तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की, तो जब तक सन राइज ना हो जाए, धूप ना निकल आए, तब तक वॉक पे ना जाएं। दूसरा, ओवर स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस हमें नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, तनाव से बचना है। जो भी डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, वो अपनी डिप्रेशन और एंजाइटी की मेडिकेशन टाइम से लेते रहें। और अगर उनको तनाव हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलकर सही समय पर अपना इलाज शुरू करा दे। जो बुजुर्ग हैं वो ढंग से कपड़े पहन के रखें और सूर्योदय के बाद ही, आफ्टर सनराइज के बाद ही वॉक पे निकलें। थर्डली, हमें धूम्रपान से निषेध करना है, जैसे स्मोकिंग हो गया। सिगरेट पीना बहुत ज्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए। और एक होता है SLT, स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको मतलब गुटखा, पान मसाला, इन सब चीजों से भी निषेध रखना है। जो उतना ही हार्ट अटैक कॉज करने में अग्रसर है जितना कि स्मोकिंग। और अल्कोहल से परहेज रखना है। तीसरा, हमें नियमित तौर पर व्यायाम करना है। जो बेस्ट व्यायाम है, अगर एक्टिव एक्सरसाइज जो कोई नहीं कर पा रहा है, इसके लिए 40 to 45 मिनट वॉकिंग, 40 से 45 मिनट वॉक करना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। ये हमारे हार्ट और डॉक्टर साहब, ये तो आपने एहतियात बता दी कि इस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग सचेत रहें, सावधान रहें, तभी बचाव हो सकता है। लेकिन सर, कारण क्या नजर आते हैं? क्योंकि इससे पहले शायद ही कभी इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हो जब हार्ट अटैक की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी हो, और एक ही शहर में। कारण बेसिकली एक तो जो विंटर सीजन है, ठंड है, उसकी वजह से वैसोस्पैज्म होता है। सांस जो हार्ट की नसें होती हैं उनका स्पैज्म होता है, वो सिकुड़ती हैं, उसकी वजह से अटैक पड़ता है। प्लस ठंडक के महीनों में मूवमेंट कम हो जाता है। डायबिटीज वालों की शुगर रेज हो जाती है। तो शुगर रेज होती है तो अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन या मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसकी वजह से अटैक पड़ता है। तीसरा, जो है आजकल पोस्ट कोविड इफेक्ट, हर आदमी तनाव में आ चुका है, रिलैक्स नहीं है, इज अंडर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, कोविड की वजह से पोस्ट कोविड कुछ ऐसे केमिकल वेरिएटर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर्स होते हैं, ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से भी जो प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन है वो जल्दी होने लगता है, जिसकी वजह से खून का थक्का जमता है और अटैक पड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ठंड से बचना है, धूम्रपान से बचना है, सही समय पर अपनी दवाएं लेनी है, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक से छाती में दर्द नहीं होता। हार्ट अटैक में दर्द
सर के ऊपर से लेकर नाभि तक हो सकता है। और डायबिटीज के मरीजों में कभी कभी दर्द भी नहीं होता है और कभी कभी सिर्फ घबराहट के सिम्टम भी हार्ट अटैक प्रेजेंट करता है। तो अगर घबराहट हो रही हो, पसीना आ रहा हो, तभी अपने निकटतम चिकित्सक से मिलकर, यानी डॉक्टर साहब आपको लग रहा है कि जो बीपी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और जो बुजुर्ग हैं उनका खास ख्याल रखने की जरूरत है? हाँ, श्योर जो बुजुर्ग हैं उनका तो खास ख्याल रखना ही है। सर्दियों से बचा के रखना है, अपना घर में रहें। और जो बाहर वॉक करने निकलते हैं अगर, तो जब सनलाइट अच्छी आ जाए तभी बाहर वॉक करने निकलें। और सही समय पर अपनी दवाएं लेते रहें और सही समय पर अपने चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। किन लोगों को डॉक्टर साहब ज्यादा खतरा है? इसमें अब कोई एज लिमिट नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो फ्रॉम 18 ईयर्स टू एनी एज हर आदमी खतरे के बाउंड्री में है। देयर इज नो एज लिमिट। हाँ, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो डायबिटिक्स हैं, जो ओल्ड एज ग्रुप है और जो जिनको कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, उनको स्पेशली एहतियात बरतने की जरूरत है। और जिन लोगों को सांस की बीमारी जैसे सीओपीडी, अस्थमा, मतलब जिनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जिनको क्रोनिक डिजीजेज है, द पेशेंट्स हु आर हैविंग क्रोनिक डिजीजेज, जो जिनका हमें उपचार बंद नहीं करना, लाइफ लॉन्ग लेना है, उन लोगों को इम्पोर्टेंट एहतियात बरतने की जरूरत है। नहीं, ऐसे कई पेशेंट हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे मरीजों के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है, किस तरह से इलाज किया जाता है डॉक्टर साहब? जब कोई भी पेशेंट हार्ट अटैक का होता है, वो प्रेजेंट करता है, तो कई तरीके के हार्ट अटैक होते हैं ईसीजी के हिसाब से। एक तरीके का हार्ट अटैक ऐसा होता है जिसमें ईसीजी में एक सेगमेंट उठा होता है जिसको हम बोलते हैं एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसमें तुरंत हम लोग खून पतला करने की दवाएं देते हैं और स्टैटिन, एक तरह की दवा होती है, हाई डोज स्टैटिन देते हैं। और अगर हमें लगता है कि जो खून का थक्का जमा हुआ उसको तोड़ने की दवा हम दे सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है मरीज में तो तुरंत हम उसको, अब ऐसी भी दवाएं आ गई जो भी हम 4 सेकंड में उसको दे सकते हैं। जैसे टेनेक्टेप्लेज एक दवा है, इंजेक्टेबल फॉर्म में 5 सेकंड में दे देंगे तो वो खून का थक्का तोड़ देती है, लेकिन काफी कॉस्टली दवा है। अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ये तो स्ट्रेप्टोकाइनेज आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज 1 घंटे में उसको दिया जाता है, वो खून का थक्का तोड़ देती है। और अगर हमारे पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है तो तुरंत हमें प्राइमरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। एंजियोग्राफी से पता चलता है कि हार्ट की किस नस में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को तुरंत खोल के वहां पर स्टेंट डलता है, जिसको हम हिंदी में एक लेमन लैंग्वेज में छल्ला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया कि ऐसे मरीजों का उपचार निःशुल्क किया जाए, तो क्या निःशुल्क उपचार उपलब्ध हो रहा है मौजूदा वक्त में? जहां तक अगर मैं कानपुर का बताऊं तो जो एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहां तो निःशुल्क उपचार, निःशुल्क स्टेंट डाले जा रहे हैं। जी, एक इंजेक्शन बताया जा रहा है जो काफी कारगर साबित हो रहा है, लेकिन वो कॉस्टली है। टेनेक्टेप्लेज जी, टेनेक्टेप्लेज जी जी, हाँ, ये भी अवेलेबल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ये भी निःशुल्क अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए कि अगर सरकार की तरफ से व्यवस्था उपचार की हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे जिसके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है। ये इंजेक्शन जिसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में भी बताई जा रही है, तो उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा उपचार कराना? सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंजेक्शन की कमी है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर इंजेक्शन खत्म हो गया, उस समय सप्लाई में नहीं है या शॉर्टेज हो गई है, एक स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन भी आता है जो कि 1100-1200 रुपए, 1500 रुपए में आ जाता है। उसको 1 घंटे के अंदर उसको दिया जा सकता है, उससे भी खून का थक्का टूटता है। और सपोज ये भी नहीं है तो प्राइमरी में एस्पिरिन 325 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम और एटोरोस्टैटिन 80 मिलीग्राम की गोली तुरंत खिला दी जाती है। और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो सॉर्बिट्रेट की गोली जुबान के नीचे रख दी जाती है। और खून पतला करने का इंजेक्शन आता है जो कि 600-700 रुपए का होता है, एक और एनोक्सिटारिन, जिसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन बोलते हैं, वो खाल के अंदर लगाया जाता है जिससे कि हम मरीज की जान को बचा। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ी चिंता की बात एक ये है कि ये जो आंकड़े बताए कि पिछले 9 दिन में तकरीबन 130 से ज्यादा लोगों की कानपुर महानगर में जान गई है, इनमें वो आंकड़े तो शामिल नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं।
अगर वो भी जोड़ दिए हाँ, जाएं तब तो स्थिति तो और विस्फोटक हो जाएगी फिर। हाँ, मतलब yes, it will be a very difficult condition then. और डॉक्टर साहब कुछ तस्वीरें भी हाल में इस तरह की देखने को मिली देश के अन्य अन्य हिस्सों से, जहां पर युवा कहीं फंक्शन में कहीं पार्टी में नाचते गाजते दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक नाचते नाचते उनको अटैक पड़ता है, उनकी मौत हो जाती है। तो ये कारण क्या आप मान रहे हैं कि यही है, कोविड ज्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि या युवाओं में ठंड और कोविड का इसमें जो multiple- कॉम्बिनेशन बता रहे हैं डेडली है? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो पोस्ट कोविड भी है, दूसरा स्ट्रेस भी है, तीसरा अगर युवा धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकलेस टोबैको ले रहे हैं, उसका इफेक्ट भी है। और इन सब की वजह से सपोज हम हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा अगर हम एक्सरसाइज कर गए तो हम लोग की जो कोल्ड वेसल्स होती है वो सिकुड़ एकदम से उनको स्पाज्मिक कंडीशंस में आ जाती है, स्पैज्म हो जाता है। प्लस वहां पर खून का थक्का जमने का डर होता है, जिसकी वजह से अटैक पड़ जाता है। और प्लस ठंड के मौसम में ये सब गतिविधियां बढ़ जाती है, इनका रेट बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से लोगों को कि ठंड के इस मौसम में और कोरोना के खतरे के बीच अपनी जान की हिफाजत किस तरीके से करें? कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मास्क पहनना ना छोड़ें, क्योंकि मास्क बहुत जरूरी है। लोग अपनी आदत भूल चुके हैं मास्क पहनने की। दूसरा, जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चलें। रेगुलर हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, जो हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, जिनके पास सैनिटाइजर नहीं है, वो सिंपल एक साबुन से भी हाथ अपना रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। थर्डली, जो डायबिटिक्स हैं या और जो सांस के रोगी हैं और क्रॉनिक बीमारियों के मरीज हैं, वो अपने समय पे अपनी दवा लेते रहें। कपड़े ढंग से पहन के रखें, ठंड में ना निकलें, जब सूर्योदय हो जाए धूप में तभी निकले बाहर। और अगर कोई सिम्टम लगे, चाहे घबराहट का ही सिम्टम क्यों ना हो, तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर से सलाह करें। धूम्रपान का निषेध करें, और ये गुटखा, मसाला पान, इन सबका निषेध करें। और जो फास्ट फूड है, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गए, मोमोज हो गए, जो बाहर आजकल बच्चों के साथ पेरेंट्स भी खाते हैं, उसका भी परहेज करें। यानी आपको लगता है कि मौजूदा जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं ये लोगों की जान पर भी मुसीबत बनने का काम कर रहा है, और जो खानपान है बहुत बड़ा रीजन और जो है, खानपान है उसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें बढ़ रही। लाइफस्टाइल तो वन ऑफ द मेन कॉजेज है लाइफस्टाइल चेंज भी, जिसमें हम एक्सरसाइज खो चुके हैं, साइकिलिंग खो चुके हैं, आउटडोर गेम्स खो चुके हैं। तो प्लस जो रॉ फूड हमारा आता था, हम फास्ट फूड पे आ चुके हैं। और अपनी एंजाइटी और तनाव को भगाने के लिए धूम्रपान का सहारा लेने लगे हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचाव करना ही होगा। और व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज और टाइम पे सोना, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा काम, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं 12 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे काम करता हूँ, ये कहने में तो आसान है, बट बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत है। हमें 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर हम ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें खुद से ना कहने की आदत होनी चाहिए, और या कोई हमसे ज्यादा काम ले रहा है तो उसको भी नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने दर्शकों के सामने तमाम जानकारियां रखी हैं कि किस तरीके से बचाव हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुरक्षा यानी कि सावधानी ही बचाव है। और डॉक्टर अमित शर्मा जिस तरीके से बता रहे थे कि ठंड और कोविड इफेक्ट का ये डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी तरह से इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा परिवर्तित करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो बीपी के मरीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और जो बुज़ुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं सुरक्षा ही बचाव है। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।